नमस्कार, स्वागत है आपका अपन झारखंड में और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले की, जहां रांची सीबीआई कोर्ट में बहस हुई, जिसमें बचाव पक्ष की ओर से तत्कालीन वित्त सचिव फूलचंद सिंह के अधिवक्ता ने आंशिक बहस की। फूलचंद सिंह के मामले पर हुई गवाही के आधार पर उनके अधिवक्ता ने बहस करते हुए वित्त फाइनेंस से संबंधित जानकारी कोर्ट को दी और इस मामले में फूलचंद सिंह की ओर से 21 अगस्त को भी बहस जारी रहेगी। और बता दें कि चारा घोटाला के इस मामले में 139 करोड़ 35 लाख के अवैध निकासी डोरंडा कोषागार से हुई है। और इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत लगभग 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। रिलेटेड जो मामला है RC 47A ऑफ 96, इसमें अभी जितने भी दिन फिजिकल कोर्ट चल रही है, यानी इस सप्ताह में जो 3 दिन उसमें सुनवाई है, आर्गूमेंट किया जा रहा है डिफेंस की तरफ से। और जैसे कि बताया गया था, तत्कालीन वित्त सचिव फूलचंद सिंह के अधिवक्ता के द्वारा आर्गूमेंट स्टार्ट किया गया, वो अभी कंटिन्यू है। और जब उनका खत्म होता है उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी है उसके बाद बाकी लोग अपना अपना चालू। धनबाद में जज उत्तम आनंद के संदिग्ध मौत मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को राज्य के गृह सचिव और एफएसएल के निदेशक को हाजिर होने का आदेश दिया है। वहीं सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त की यूरिन और ब्लड सैंपल की जांच के लिए एफएसएल को भेजा था, लेकिन ये कहते हुए सैंपल लौटा दिया गया कि यहाँ इसकी सुविधा नहीं है और विशेषज्ञ भी नहीं है। कोर्ट ने इसे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। कोर्ट ने मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए 27 अगस्त को राज्य के गृह सचिव और एफएसएल के निदेशक को हाजिर होने का आदेश दिया है। और इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त को मुकर्रर की गई है। बता दें कि 28 जुलाई की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की संदेहास्पद परिस्थितियों में एक ऑटो की टक्कर मारने से मौत हो गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए झारखंड हाई कोर्ट को इस मामले की सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाई कोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग करे और झारखंड पुलिस ने पहले से इस मामले की जांच की थी पहले, और जिसके बाद सीबीआई को ये केस दिया गया है। अन्य बातों के अलावा माननीय न्यायालय ने अतिक्रमण के मुद्दे पे एक स्पष्ट कहा है कि अतिक्रमण का जो भी अतिक्रमण किए हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग जारी रहेगी, लेकिन जो अभी बरसात है 15 अक्टूबर तक, उसमें किसी प्रकार का माने रिमूवल जो है अतिक्रमण से तोड़फोड़ वो अभी नहीं होगा। दूसरा चीज़ ये है कि विनय कुमार चौबे साहब का एक पत्र है जिसमें उन्होंने 7 पॉइंट दिया है, और 2018 में भी एक लेटर है जिससे है कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनके इन एंड अराउंड कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बने, उसमें ग्रीन फेंसिंग करना है, और जो भी इंक्रोचमेंट है उसमें 4H के तहत प्रोसीडिंग ड्रॉ करके उनको कैंसिल करना है। जलाशयों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के मामले पर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इसके साथ ही अदालत ने मानसून तक सारे कार्रवाई या डेमोलिशन पर रोक लगा दी है। दुर्वा डैम, हरमू नदी समेत हिंदू क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गरीबों और अमीरों के लिए एक ही कानून है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग कानून है। दोनों लोगों पर एक तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब लोगों को अमीर लोगों से ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। 2 दिन के नोटिस में झोपड़ी तोड़ना गलत है। अदालत ने सरकार से पूछा कि उजाड़ने के साथ साथ बसाने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है। 15 अक्टूबर तक अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि बरसात के बाद की अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाए। बातों के अलावा माननीय न्यायालय ने अतिक्रमण के मुद्दे पे एक स्पष्ट कहा है कि अतिक्रमण का जो भी अतिक्रमण किए हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग जारी रहेगी, लेकिन जो अभी बरसात है 15 अक्टूबर तक, उसमें किसी प्रकार का
माने रिमूवल जो है अतिक्रमण से तोड़फोड़ वो अभी नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी के रहे राजनीतिक सलाहकार पर लगे यौन शोषण के मामले पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में ट्रैफिकिंग बहुत बड़ी समस्या है, बच्चियों को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है। सुनील तिवारी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने बताया था कि वे उनके राजनीतिक सलाहकार हैं। राजनीतिक सलाहकार का बीजेपी में क्या पद है, इसे बाबूलाल को सार्वजनिक करना चाहिए। बीजेपी के किसी अन्य नेता ने सुनील तिवारी को लेकर यह नहीं कहा कि वे उनकी पार्टी के नेता हैं। बाबूलाल को विदेश दौरे का डिटेल्स देना चाहिए, अपना पासपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। बाबूलाल के साथ जाने वाले व्यक्ति का नाम भी सार्वजनिक करना चाहिए और इस मामले में बीजेपी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली पार्टी के नेता ही हाथरस जैसी घटना को अंजाम देते हैं। बीजेपी सुनील तिवारी का बचाव कर रही है, वहीं उन्होंने शराब नीति को लेकर बीजेपी के स्टैंड का विरोध करते हुए कहा कि रघुवर सरकार ने खुद शराब बेचने का काम शुरू किया था। बाबूलाल जी ने स्वीकार किया है कि मेरे राजनीतिक सलाहकार, तो बताना पड़ेगा कि राजनीतिक सलाहकार का पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कौन सा पद है या कौन सी सदस्य संख्या। क्या किसी नेता का राजनीतिक सलाहकार उस संबंधित पार्टी का स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधित्व कर सकता है? बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार सुनील तिवारी मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़िता के परिजन चैता बेदिया द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में राज्य के डीजीपी, एसएसपी, ग्रामीण एसपी, अनगढ़ा थाना प्रभारी को बनाया गया है प्रतिवादी। वहीं याचिका में बिना किसी कारण बताए जबरन उठाने का आरोप लगाया गया है। पिता शिवाली बेदिया, बहन पुष्पमणि, पत्नी सुपोती देवी और 2 बच्चों को जबरन उठाने का आरोप लगाया है। सभी को अदालत के समक्ष पेश करने का आग्रह किया गया है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार सुनील तिवारी मामले में केंद्रीय सरना समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि आदिवासी लड़की के साथ अत्याचार और शोषण जैसा मामला हुआ और बाबूलाल मरांडी तिवारी को निर्दोष बताते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। अत्याचार और शोषण का मामला उसके ऊपर में आता है और बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि वो निर्दोष है। आप कौन होते हैं निर्दोष और दोषी देने वाले? ये जांच का विषय है। मैं बाबूलाल मरांडी से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर सुनील तिवारी अगर 1 हफ्ता के अंदर में अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हजारों की संख्या में हम लोग बाबूलाल मरांडी की आवाज घेरने का काम कर। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अगुवाई में जिला विकास समन्वय अनुश्रवण समिति की बैठक रांची में हुई और इस बैठक में पीएम आवास योजना में भारी गड़बड़ी का मामला छाया रहा। सिल्ली से विधायक सुदेश महतो ने पीएम आवास योजना से काटे गए लोगों के नाम को दोबारा जोड़ने की मांग की। वही विधायक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार और इस बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, वैक्सीनेशन सहित कई योजनाओं पर चर्चा हुई। वह इन योजनाओं को लागू करने में जो भी दिक्कतें आ रही और साथ ही उनका समाधान कैसे हो, इस पर भी चर्चा हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, रांची सांसद संजय सेठ और सिल्ली विधायक सुदेश महतो, मांडर विधायक बंधु तिर्की, रांची विधायक सीपी सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। मंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों के लिए एक कोविड के समय में राहत देते हुए
सभी को अनाज देने का जो एक योजना शुरू किया है, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को राशन उपलब्ध कराना है। तो वो उसका बहुत सारा अनियमितता की सूचना मिल रही थी, तो यहाँ पर हमने निर्देश भी दिया और पदाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सही तरीके से उसका वितरण हो। अपने जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह की सीमा पर बराकर नदी के पास भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का गिरिडीह में समापन हो गया और धनबाद से मंत्री का रथ जब गिरिडीह की सीमा में प्रवेश किया तो कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद के नारे लगाए। हजारों कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया और इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है और साथ ही कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को जगह दी गई है। की जो सोच है, पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लोगों का समर्थन, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है बिल्कुल ये गुलदस्ते की तरह है। पूरा देश इसमें समाहित है, हर वर्ग हर समाज समाहित है। तो इस चीज को लोगों ने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 22 वर्ष के बाद झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर संगठन का विस्तार करेगी। रांची में आरजेडी की बैठक में झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की विकास कैसे हो, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रत्येक महीने 2 दिनों के प्रवास पर रहेंगे और पार्टी के उत्थान के लिए समीक्षा करेंगे। जिन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में दूसरे स्थान पर रही है, उन सीटों पर विशेष रूप संगठन का विस्तार जमीनी तौर पर किया जाएगा और 22 वर्षों बाद झारखंड पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। का दावा बनता है वहाँ एकदम ग्रास रूट पर गांव लेवल तक का कमेटी बनना चाहिए और जितने भी झारखंड के वरिष्ठ लोग हैं सब लोग एक साथ मूवमेंट करेंगे और झारखंड में एक नया पहचान देने का काम करेंगे। साहिबगंज जिले में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचाई है। लोगों को बाढ़ के कारण कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों तक पूरी मदद मुहैया कराने की बात कर रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र भी अब पूरी तरह बाढ़ की गिरफ्त में आ गया है। लोग जैसे तैसे जिंदगी काटने को विवश हैं। सबसे बड़ी परेशानी बिजली की सप्लाई बाधित होने से हो रही है और साथ ही आवागमन भी बंद हो चुका है। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। गरम घाट क्या परेशानी हुई? परेशानी है सर, हम लोग रहने के साधन नहीं है। यहाँ भी माल जाल लेकर हम लोग बाल बच्चे लेकर आए हैं, यहाँ भी साधन नहीं है। वहीं साहिबगंज में बाढ़ से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के लिए आवागमन का मात्र एक नाव ही सहारा बचा और हर तरफ यहाँ पानी ही पानी का मंजर है। बाढ़ का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरविंद ने। ग्रामीण तो ग्रामीण, देरा क्षेत्र तो पीड़ित है ही, शहरी क्षेत्र के लोग भी अब इस विकास के में पूर्णतः आ चुके हैं। कशिश न्यूज भी इन बाढ़ पीड़ितों के बीच शहरी क्षेत्रों के बीच आ चुकी है और हम दिखाना चाहेंगे ये शहरी इलाका। यहाँ पर ये देखा है कि ये जो बिजली का ट्रांसफार्मर है वो भी डूब चुका है। ये देखिए बड़े बड़े घरें हैं जहाँ पर कि किसी तरह की कोई आबादी नहीं आ रही है। अगर कहीं दिखती भी है तो एक आध घर, वो हमको लगता है कि वो अपने घर को सुरक्षा के दृष्टिकोण से छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कोई एक लोग किसी घर में है। दिखाना चाहेंगे ये देखिए एक घर है और मैं उनके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो देखिए इस घर में है, चारों बगल उनका घर घिरा हुआ है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। जरा सा नाविक जी जरा बताइएगा वहाँ। नहीं इधर से इधर बोलते जी, पूछते जी। हाँ अच्छा, बताइए कि किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को भी। जी
जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल से सटे घाटशिला, बरागोड़ा और मूसाबनी इलाकों में बारिश के पानी से जलजमाव की स्थिति बन गई है। लगातार बारिश होने के कारण शहर की दोनों नदियां स्वर्णरेखा और खरकई का जलस्तर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। चतरा पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उसने 15 लाख के नामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार नक्सली टीपीसी का सक्रिय सदस्य है और उसके खिलाफ पुलिस के कई जवानों की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली की तलाश पुलिस को कई कांडों में थी। गिरफ्तार नक्सली रमेश गंजू बिहार, झारखंड, उड़ीसा में नक्सली योजनाओं को अंजाम देता था और इसके खिलाफ 4 राज्यों में 4 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। चतरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसमें रीजनल कमेटी मेंबर मगध जोन और ये कुलेश्वरी सब जोन के रमेश गंजू उर्फ आज़ाद उर्फ अंकित उर्फ हरिकेश को डीएपी अपनी चतरा पुलिस एवं 190 सीआरपीएफ के ऑफिसर्स एवं उनकी टीम के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा ये कुख्यात नक्सली पकड़ा गया है। गुमला से खबर, जहां लोहरदगा सीमा पर बिशनपुर थाना क्षेत्र के जुर्वानी जंगल में नक्सलियों के जरिए लगाए गए आईडी ब्लास्ट में एक किसान की मौत हो गई। घटना की पुष्टि करते हुए जिले के एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारिफ ने बताया कि आईडी ब्लास्ट में एक ग्रामीण की मौत हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल के लिए ऑपरेशन डीएसपी के साथ टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच के लिए जुटी है। दुमका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 युवकों को भारी मात्रा में विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ 157 पीस जिलेटिन पावर जेल और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि ये दोनों युवक भारी मात्रा में विस्फोटक अपने साथ ले जा रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता पाई। फिलहाल दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में विस्फोटक पुलिस शिकारीपाड़ा पुलिस के द्वारा बरामद की गई है, जिसमें भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट है, जेल है और डेटोनेटर्स हैं। तो ये आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 केजी कम से कम पैकेट जो है, करीब 10 पैकेट है उसके, तो 500 केजी अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा है, जेल है और डेटोनेटर्स हैं। तो ये शिकारीपाड़ा के दूरस्थ क्षेत्र में रखा गया था और इसमें पूर्व में ही जो इसके अभियुक्त है वो दूसरे केस है, किडनैपिंग का केस है, उसमें जेल जा चुके हैं। गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड के पंचायत सेवक चढ़ा एसीबी के हत्या एसीबी की टीम ने 3500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। महेश्वर राय नाम है गिरफ्तार पंचायत सेवक का। हजारीबाग में एसीबी ने डोमचांच थाना के एसआई रंजीत कुमार झा को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि घूसखोर एसआई ने केस की डायरी लिखने और जमानत में मदद करने के लिए आरोपी के परिजन से 15,000 रुपए की मांग की थी और इस मामले में आरोपी के परिजन ने इस बात की शिकायत एसीबी से की और शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और घूसखोर एसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कोडरमा के डोमचांच थाना के एसआई रंजीत झा को निगरानी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। निगरानी की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि इसके बाद निगरानी की टीम ने एसआई रंजीत झा को 10,000 रुपए घूस रकम लेते हुए गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान के काबुल में एक बेरमो का बबलू फंस गया। बबलू लगभग 2 महीने पहले ही काम करने के लिए
काबुल गया था, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद वहां बने दहशत के माहौल के कारण बबलू वतन वापस लौटना चाहता है और उसकी वापसी का टिकट भी था, लेकिन काबुल हवाई अड्डे पर भारी भीड़ के कारण अफरा तफरी की वजह से वह नहीं लौट पाया। बबलू अपने परिजन से व्हाट्सएप के जरिए बात कर काबुल के हालात की जानकारी दी। बबलू का परिवार बेरमो के गांधीनगर में रहता है और इस संबंध में बबलू की पत्नी लाखों देवी ने सरकार से गुहार लगा रही है कि बबलू की वतन वापसी के लिए कदम उठाए। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन से भी बबलू की वापसी की गुहार लगाई है। ये थे 1.5 महीना पहले टिकट हो गया था 16 तारीख को, एयरपोर्ट से होकर वापस चल गए। हम यही अथी करते हैं कि मेरा पति सुरक्षित चल रहा है, सरकार से ही हमारा अथी है कि ले आए सुरक्षा से। भाई बहन के त्योहार राखी का बाजार राजधानी रांची में सजकर तैयार हो गया है और इस बार बच्चों की राखियां काफी चर्चा में है, जिसमें डोरेमोन, छोटा भीम, गणेशा सहित कई प्रकार के छोटी छोटी और खूबसूरत राखियां बाजार में उपलब्ध है। दुकानदारों की माने तो इस बार कोरोना की वजह से महंगे राखियों की बिक्री कम है, जबकि सस्ती राखियां लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। राखी में 3 दिन बाकी है। राजधानी के बाजारों में राखी खरीदने वाले ग्राहकों की भीड़ अब देखने को मिल रही है। और विभिन्न प्रकार के कार्टून बने हुए राखियाँ आई है राखी में स्पेशल बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे लोग राखी में बड़े चाव से बांधते हैं, कार्टून पे ध्यान देते हैं। मिक्की माउस के राखी है जो बच्चे लोग को काफ़ी पसंद आ रहा है। क्या रेंज है? सब 20 से 30 रुपए का रेंज में है। संथाल की धरती पाकुड़ के हिरणपुर में अंग्रेजों के समय यानी 1929 में चर्च मिशनरी सोसाइटी इंग्लैंड संस्था की ओर से एक 170 बेड वाला अस्पताल हिरणपुर में बना था और इस अस्पताल के संस्थापक इंग्लैंड निवासी डॉक्टर HC एडमंस ने 1929 से 1958 तक मरीजों की बेहतर इलाज कर सेवा दिया। आजादी के बाद इस अस्पताल में कई डॉक्टर ने अपनी सेवा दी। चली इसके बाद में अंग्रेज लोग के जाने के बाद हॉस्पिटल में थोड़ा सा आर्थिक दिक्कतें हुई, इसके कारण धीरे धीरे वो और बिगड़ते गए और 2014 में बंद हो गए। हेमेटोलॉजी का काम होता था, बायोकेमिस्ट्री का काम होता था और यूरिन और स्टूल रूटीन एग्जाम। पलामू मेडिकल कॉलेज की हालत को लेकर पलामू से बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के चलते 2021 में इस मेडिकल कॉलेज में एक भी नामांकन नहीं हो सका और अब कुछ ही दिनों में नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम फिर से दौरा करने वाली है। बीजेपी सांसद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को देखकर ये लग रहा कि साल 2022 में भी 100 सीटों पर एडमिशन की अनुमति नहीं मिलेगी। मेडिकल कॉलेज में 123 टीचिंग स्टाफ की जगह महज 38 स्टाफ ही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसे लेकर वे काफी चिंतित हैं। सारी कमियों के और उन कमियों में सबसे महत्वपूर्ण कमी जो है शिक्षक होने चाहिए, वो शिक्षक उपलब्ध इस मेडिकल कॉलेज में 13 नामांकन नहीं होने के पीछे का कमीशन ने बहुत सारी कमियों के और उन कमियों में सबसे महत्वपूर्ण कमी जो है शिक्षक होने चाहिए, वो शिक्षक। मुहर्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए डीएम ऑफिस परिसर के सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा के संयुक्त नेतृत्व में बैठक की गई और बैठक में सभी थानों के थाना प्रभारी, डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद रहे। परिप्रेक्ष्य में देखते हुए सर्वप्रथम सभी जो धर्म अनुयायी हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग एसओपी जो कोविड का निकला है, प्रोटोकॉल जो सरकार द्वारा निर्धारित है, उसका पालन करेंगे। सभी लोग अपने घरों में ही इबादत करेंगे
किसी प्रकार से जुलूस की शक्ल में या और इसके साथ झारखंड की खबरों में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहे कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।